श्री राधे राधे। सभी प्रिय श्रोताओं को और सभी प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान कर रहे हैं लगातार और आप लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत हर्ष हो रहा है कि आप लोग फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पर बहुत प्यार से जुड़े हुए हैं और निरंतर वो जो दर्शकों की जो लिस्ट है वो व्यूज़ से पता चलती है कि लोग ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं। मैं समझता ये हूँ कि एक बार देखने से आपको चीज़ें शायद समझ में नहीं आएंगी, तो यदि आप कई बार देखेंगे तो वो चीज़ जल्दी से, निरंतर करने से, बार बार खींचने से वो चीज़ों में चमक आ ही जाती है। और आप अगर इसे बराबर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एक दिन आप अपने घर का वास्तु अपने आप ठीक कर लेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि शिष्य मत बनो, गुरु बनो। गुरु बनोगे तो और गुरुओं को पैदा करोगे और गुरुओं को बनाओगे, क्योंकि जितने भी शिष्य हैं वो भी एक दिन गुरु बनेंगे। तो आप लोग इस पढ़ाई से ये मत समझिए कि अ, आप खुद ठीक नहीं कर सकते। काफ़ी कुछ आप ठीक कर सकते हैं, पर कुछ कुछ छोटा छोटा सा छूटेगा, तो उसके लिए जब आप निरंतर सीखते रहेंगे तो एक दिन वो कमी भी आप सुधार पाएंगे जो नहीं अभी आप शायद ठीक कर पा रहे हैं। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना? तो निराश नहीं होंगे तो ठीक से काम होगा। चलिए, अभी तक हमने चौखट, मार्बल की चौखट, पुराना फर्नीचर व लकड़ी के बारे में बात की थी। और अब जो है वो अगली हेडिंग जो है, एक हेडिंग और उसके बाद एक और हेडिंग, और फिर हम जाएंगे जियोपैथी स्ट्रेस की तरफ। और देखते हैं पहले जियोपैथी स्ट्रेस ठीक रहेगा या इसी क्रम में प्लॉट के साइज़ के बारे में बात करना ठीक रहेगा। जैसा ठीक लगेगा वैसा किया जाएगा। अभी आप हेडिंग लिख लीजिए, लकड़ी का प्रयोग डैश घर बनाते समय इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि हम जिस पेड़ की लकड़ी अपने घर के प्रयोग हेतु ले रहे हैं वो किसी शमशान, मुर्दा घर, जली हुई लकड़ी, कब्रिस्तान से आई हुई लकड़ी ना हो। इसी के साथ में उस पेड़ में, जिस पेड़ से हम लकड़ी ला रहे हैं, उस पेड़ में फल नहीं आता हो, ऐसी लकड़ी का प्रयोग करना निषेध है। फल आने की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात ही हमको उस पेड़ की लकड़ी को अपने प्रयोगार्थ लेना चाहिए। इसी क्रम में पीपल की लकड़ी, पाकड़ की लकड़ी, बट वृक्ष की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, करंच पेड़ की लकड़ी व कैथा पेड़ की लकड़ी को अपने प्रयोग में लेना निषेध बताया गया है। यदि हम अपने घर के लिए फर्नीचर हेतु, दरवाज़ों हेतु, चौखट हेतु या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट्स बनाने हेतु लकड़ी का
चयन करना चाहते हैं तो आप अपने उस व्यक्ति को जो वास्तु सलाह प्राप्त करने आया है उसको कुछ लकड़ियों के पेड़ों के नाम आप बता सकते हैं। क्रमशः रोहिणी वृक्ष, शाल वृक्ष, महुआ वृक्ष, सागौन वृक्ष, अशोक वृक्ष, चंदन वृक्ष, शीशम वृक्ष, नीम वृक्ष, अर्जुन वृक्ष व आज के समय में यूकेलिप्टस को प्रयोग कर लाभ ले सकते हैं। घुनी लकड़ी, दीमक वाली लकड़ी, भीगी लकड़ी या रुएदार लकड़ी का प्रयोग घर में प्रयोग हेतु नहीं करना चाहिए। जब भी हम निजी प्रयोगार्थ लकड़ियों का प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु को बनाने हेतु तो उसे कुशल कारीगरों द्वारा ही बनवाना चाहिए। ब्रीफिंग लेते हैं। लकड़ी का प्रयोग घर बनाते समय इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि हम जिस पेड़ की लकड़ी ले रहे हैं उस पेड़ में फल तो नहीं आता, ऐसी लकड़ी का निषेध है। ये मोटी मोटी बात समझ में आती है। मतलब क्या? घर बनाते समय आपको ऐसी लकड़ी चाहिए जिसमें घुन ना लगे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी, उनको लीपा जाता था प्रोटेक्शन के लिए, ऊपर से चूना पोत देते थे जिससे पेंट के रूप में चूना ही होता था। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य की हैं वो अंदर गर्मी ना पैदा करें। और उन दीवालों के ऊपर एक दीवार से दूसरी दीवार पर सपोर्ट बीम रखा जाता था। जैसे अभी 9 इंची बीम रखते हैं, ऐसे 9 इंची बीम एक जैसे काट के और वो रख के एक पाटन की स्थिति शटरिंग जैसी बना देते थे। उस शटरिंग के ऊपर उन्हीं पेड़ों की कटी हुई सीधी सीधी लकड़ियों को रख के पैक किया जाता था पूरा। फिर उसके ऊपर, अभी कितने लोग समझ पाएंगे नहीं कह सकते, मिट्टी का गोंदा बनाया जाता था। मिट्टी को पैरों से कुचल कुचल के पहले 2-3-4 दिन भिगोते थे। तालाब से मिट्टी लाते थे चिकनी वाली, उसको भिगोते थे और भिगोने के बाद फिर उसको पैरों से खूंदा जाता था। फिर उसमें जो भूसा होता है वो मिलाया जाता है और भी कई घास वगैरह मिलाई जाती हैं जिससे वो थोड़ी थिक हो जाए, सूखने पर भागे नहीं, चिपकी रहे। और उससे उस लकड़ियों के बीम के ऊपर जो लकड़ी रखते थे उसके ऊपर पतेल रखी जाती थी। पतेल एक टाइप की घास होती है, बड़ी बड़ी होती है, और वो पतेल रखने के बाद उसके ऊपर से वो गोंदा वाली जो मिट्टी होती थी उसको रखते हैं और उसको लेबल करने के बाद फिर सूखी मिट्टी से भराव करके और फिर उसकी कुटाई करके ऊपर से फिर लिपाई होती है जिससे बरसात का पानी बहे तो सीधे छत से बाहर हो जाए। अब ऐसे में मान के चलिए कि हम छत बना रहे हैं तो ये सबसे मजबूत चीज़ हो गई और एक ट्राली नहीं, कई भर भर के ट्राली मिट्टी छत पे डाली जाती थी, तब वो जाके पूरा होता था। फिर किनारे किनारे उस छत को दबाने के लिए दीवार के ऊपर एक दीवार और चलती थी थोड़ी ऊंची, जिसको
मुरगाड़ी कहते हैं, कुछ लोग दिवलिया कहते हैं, कुछ लोग दीवाल कहते हैं। हम समझते हैं कि एक दीवाल जैसी बना देते हैं 2-3 फीट की, जिससे एक बाउंड्री जैसी बन जाती है और पानी बरसता है तो बाहर निकल जाता है और प्रेशर रहता है, थोड़ा वजन रहता है छत के ऊपर। अब ऐसे में मान लीजिए वो जो बीम डाले गए हैं लकड़ी के, वो अगर घुने हुए झड़ने वाली लकड़ी हुई, गूलर की लकड़ी बहुत कमज़ोर लकड़ी मानी जाती है, तो गूलर की लकड़ी हुई, या जामुन की जो लकड़ी है वो बहुत कमज़ोर लकड़ी मानी जाती है। उसका पहले के लोग समझदार थे, उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हुए थे, तो वो जानते थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो उनको मालूम था कि कौन कौन सी लकड़ियाँ उनको प्रयोग में लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी है। तो वो ठीक समय से ठीक चीज़ को चयन करके रख लेते थे कि हमको जब ज़रूरत पड़ेगी उससे पहले काट के रख लेते हैं, जिससे सूख जाए। सूखने के बाद लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। तो सुखा देना, फिर उसके ऊपर लेप वगैरह कर देना, जिससे नीम के पानी को चूने में कुछ मिला के इस तरीके का लेप किया जाता है, जिससे कीड़े खाएं तो मर जाएं या सूंघ के ही वो पास नहीं जाएं लकड़ी के। ऐसे मकान बनते थे। ये तब तो सीमेंट था नहीं, कंक्रीट वगैरह काम नहीं होता था, तो ये इसमें तो फिर लकड़ियों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता था। तो इसमें जो निषेध बताया गया वो पीपल, पाकड़, बट, गूलर, करंज, कैथा, इन लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना है। पीपल को हम पूजते हैं, काटना मना है। वट वृक्ष की पूजा हम करते हैं, काटना मना है। कैथा पान में औषधि की तरह प्रयोग होता है, उसको काटना उतना ज़रूरी है कि जितने में पेड़ जिंदा रहे और हमारा काम भी हो जाए। अब लेने कौन कौन से वृक्ष? रोहिणी, साल, महुआ, सागौन, अशोक, चंदन, शीशम, नीम, अर्जुन व अर्जुन की छाल आती है, ऐसे ही यूकेलिप्टिस आजकल बहुत है, अभी सागौन आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम प्रयोग में ले सकते हैं, और उनका कार्य जो है वो कुशल कारीगर से कराना चाहिए। तो वो जानता है कि लकड़ी कितनी सूखी होनी चाहिए, कितना मोटा गेज होना चाहिए, कहाँ पे कैसा प्रयोग करना है, ये उसके हाथ की बात है। तो वो जब कुशल कारीगर रहेगा तो अपने आप ही वो अच्छी चीज़ बना के देगा। हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, और ये अंतिम हेडिंग है, तो ये थोड़ी लंबी भी है। पेड़ पौधे और दिशाएं। ठीक है ना? तो किसी प्लॉट को विज़िट करेंगे, वहाँ पे मान लीजिए पहले से खेत है, खेत में कोई पेड़ खड़ा है, प्लॉट का डायरेक्शन ऐसा है कि आपको तय करके बताना है कि ये पेड़ चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं डैश करके। घर की बाउंड्री से सटे ऊंचे व मजबूत पेड़ दक्षिण दिशा में लगाएं। नॉर्थ में, उत्तर दिशा में, बाउंड्री वॉल से ऊपर। ऊंचे पेड़ नहीं लगाएं। ये पेड़ 4 से 5 फीट ऊंचे ही होने चाहिए। छोटे पेड़ पौधे गमलों में ईस्ट वेस्ट में रखें। घर की बाहरी वॉल के अंदर नींबू का पेड़ लगा सकते हैं। कांटे वाले पेड़ों में गुलाब लगा सकते हैं। तुलसी व एलोवेरा का पौधा लगाया जा सकता है। बिल्व पत्र भी घर के बाहर लगा सकते हैं। फलदार पौधों की को कभी भी
ना कटवाने की शर्त पर ही लगाना चाहिए और फल लेने के समय में प्रार्थना याचना करके ही फल प्राप्त करें। केले के पेड़ को लेकर वास्तुकाल और परिस्थिति में लोकाचार के नियम भी कई बार कुछ जगह बदल जाते हैं। उसको ध्यान में रख कर भी हम केले का वृक्ष लगा सकते हैं। ओके, चलिए ब्रीफिंग लेते हैं। पेड़ पौधे और दिशाएं है क्या? साउथ डायरेक्शन से पहले का एक पार्ट और समझिए। राहु केतु, साउथ डायरेक्शन पे केतु है, नॉर्थ डायरेक्शन पे राहु है। ये राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जब लगाता है तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है उस चाल के और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा के लगाने के चाल का एक रोड मैप जैसा आप मान के चलिए कि एक गोल चक्कर है, बीच में पृथ्वी है, चंद्रमा उसके चारों तरफ घूम रहा है और उसी के पृथ्वी के एक दूरी पे सूर्य है। अब इस तरीके से नहीं, पहले एक सूर्य है, फिर एक पृथ्वी है, फिर पृथ्वी का एक चंद्रमा है। इस तरीके से समझिए, एक सूर्य है, पृथ्वी है और उसका एक चंद्रमा है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है। अब एक डायरेक्शन बन जाता है कि इस तरीके से एक वृत्त बनेगा, बीच में सूर्य होगा, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। तो जो पृथ्वी की चाल बन रही है उस पर जब चंद्रमा आता है तो एक नॉड होता है नॉर्थ नॉड, एक होता है साउथ नॉड। नॉर्थ में राहु और साउथ में केतु, ये बताया गया है। इसकी चाल के लिए आप साइंटिफिक जो ब्रह्मांडीय और गोलीय साइंस है उसको अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी को, तो उसमें आपको कई वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो उस नॉड को घूमते हुए मशीनों के द्वारा समझाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देखिए। अब वो जो साउथ और नॉर्थ का जो असर है वो साउथ से निगेटिव आता है और नॉर्थ से पॉजिटिव जाता है। अब साउथ से जो निगेटिव असर आ रहा है, जो किरणें आ रही हैं, जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को अपने मकान तक आने से रोकने के लिए हमको दक्षिण दिशा में ऊंचे पेड़ चाहिए जो उस निगेटिव एनर्जी को सक करें, रोक दें। और नॉर्थ से जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसको आने देना है घर में, और साउथ में ऊंचे पेड़ हैं तो वो आके घर में ही रुक जाए एनर्जी। इसलिए नॉर्थ में छोटे पेड़ लगाने हैं कि एनर्जी आए, और साउथ में जो ऊंचे पेड़ लगे हैं वो उस एनर्जी को ब्लॉक कर दें, पीछे की एनर्जी को पीछे और इधर की एनर्जी को घर के अंदर। इसलिए साउथ में घर की बाउंड्री से सटे ऊंचे व मजबूत पेड़ दक्षिण दिशा में लगाएं। नॉर्थ में बाउंड्री वॉल से ऊपर ऊंचे पेड़ नहीं लगाने हैं, ये 4 से 5 फीट ऊंचे ही लगाने हैं। अब यूकेलिप्टस 30 फीट तक जाता है, अशोक 15-15 फीट तक जाता है, तो 30 फीट और 15 फीट का अंतर हो गया। उससे छोटे पेड़ हैं, चमेली का पेड़ है, छोटा जाता है, रात की रानी है, छोटा जाता है,
गुड़हल है छोटा जाता है, तो ऐसे छोटे पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। नॉर्थ में जो पेड़ लगाएंगे वो 4-5 फीट तक ऊंचे होने चाहिए। छोटे पेड़ पौधे गमलों में ईस्ट व वेस्ट में रखें। ईस्ट व वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नहीं, ईस्ट व वेस्ट, दक्षिण पूरब और पश्चिम में अगर आपके पास स्पेस है तो आप वहाँ पे छोटे पौधों को गमलों में लगा सकते हैं। घर की बाहरी वॉल के अंदर नींबू का पेड़ छोटा होता है, आप लगा सकते हैं। कांटों वाले पेड़ों में आप गुलाब लगा सकते हैं। अब कांटे वाले पेड़ों में गुलाब को क्यों चुना गया? गुलाब भारतीय पौधा नहीं है, भारत में पहले गुलाब होता ही नहीं था। इंग्लिश लोग आए 18वीं शताब्दी में या उसके आसपास में, जब भी 16वीं शताब्दी, अब 18वीं ऐसे ही कुछ है, याद नहीं है मुझे। तो जब अंग्रेज आए तो वो वहाँ से गुलाब लाए, और ये गुलाब काला आया था, फिर होते 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 उसकी अलग अलग तरीके से वो वर्जन आते रहे धीरे धीरे करके, फिर लाल, गुलाबी, सफ़ेद, अभी तो बहुत सारे कलर आ गए हैं। तो गुलाब आ गया, तो गुलाब बाहरी पे पौधा है, खुशबू उसकी इतनी अच्छी है कि लोगों को बहुत पसंद आया। छोटे छोटे कांटे हैं, तो उतने छोटे कांटे का जो पौधा है गुलाब का, उसको हम गमले में लगा सकते हैं। तुलसी को तो सर्व औषधि और देवी के रूप में माना जाता है, तो तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। एलोवेरा भी छोटा होता है, वैसे एलोवेरा 7 प्रकार का होता है, पर 2 ही प्रकार का है जो औषधीय है। तो वो जो 2 प्रकार का औषधीय है उसको थोड़ा सा सर्च करके वही वाला एलोवेरा हम अपने घर में लगाएं। बिल्व पत्र भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं, पूरे सावन हमें ज़रूरत रहती है। बेल का जो शरबत होता है वो हम गर्मियों में पीते हैं, तो उससे लू नहीं लगती है, ठंडा रहता है। तो बिल्वपत्र हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, तो उसे घर के बाहर लगा सकते हैं। फलदार पौधों को कभी भी ना कटवाने की शर्त पर लगाना चाहिए। अगर आपका फार्म हाउस टाइप कुछ है, घर है, या आपका घर इतना बड़ा है कि आप 5000 स्क्वायर फीट का लिए हैं, 4-6 पेड़ लगे हैं सुंदरता में, और उसको काटना भी नहीं है, या फिर थोड़ा और 10,000-12,000 स्क्वायर फीट एरिया है आपका, तो आप बढ़िया पेड़ लगा सकते हैं, पर ना कटवाने की शर्त पे लगाएं, क्योंकि वो भी जीव माने गए हैं। जब पौधा फल देना बंद कर देता है, एक टाइम आता है जब फल आना बंद हो जाते हैं, तब वो पेड़ सूखने की तरफ जाता है, तब उसको प्रक्रिया करके काटते हैं। इससे जुड़ी एक बात है, अफ्रीकन जंगल में जब भी आदिवासी लोगों का एक ग्रुप है, एक कबीला है, वहाँ पर जब भी उनको लकड़ी की ज़रूरत होती है और उनको पेड़ चाहिए होता है, तो वो जंगल में जाते हैं सारे लोग, और एक पेड़ को बहुत बुरी सी बातें सुनाते हैं। 1 हफ्ते में वो पेड़ अपने आप सूख जाता है। ऐसे ही पीवी रमन जी थे, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें आरती के समय 2 नारियल के वृक्ष पूरे तालाब तक झुक जाते थे। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिससे समझ में आता है कि पेड़ जीवित हैं, तो जब तक फल आता है तब तक उसको काटे नहीं। केले के पेड़ को लेकर वास्तुकाल और परिस्थिति में लोकाचार के नियम भी कई बार कुछ जगह बदल जाते हैं। अभी हमने आपको पिछली किसी एक हेडिंग में बताया था कि ग्राम्य देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, ऐसे करके कई चीज़ें होती हैं, लोकपाल होते हैं, दिक्पाल होते हैं। तो कहाँ पे किसकी क्या मान्यता है, उस लोकल बिहेवियर को समझते हुए एक और हमने कहावत सुनाई थी, फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि जितने बार हम सुनते हैं वो हमारे मन के एक तल में जाके सेव हो जाती है, तो वो जब मौका होता है तो वो बात निकल के आ जाती है। आदमी प्रयोग कर सकता है और कर पाता है, तो समझदारी से अगर दिमाग लगा के बात करता है तो वो उस उदाहरण को सही से स्पष्टतः रख सकता है। तो वो कहावत ये थी कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। तो जिसने घाट घाट का पानी पिया है, ऐसे कहावत होती है ना, तो हर 4 कोस का मतलब ये हो गया 12 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है।
एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 4 कोस, 4 तियों 12 और समथिंग है, ये फिक्स नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है। और 8 कोस मतलब 24-25 किलोमीटर अगर आप चल लेते हैं तो बात में जो लहजे का पुट है वो हल्का सा चेंज हो जाता है। तो जहाँ 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलने पर बात करने का लहजा बदल जाता है, ऐसा भारत देश है। यहाँ पर रीतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और बात और पानी की तरह वो भी बदल जाती हैं। तो आपके लोकाचार में क्या है? लोकाचार मतलब आपके आसपास के व्यवहार में, बातचीत में, आसपास में जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में क्या मान्यता है? वास्तु के नियम में ये आता है कि आप उस परिस्थिति और उस जगह की जहाँ पर आप केले का वृक्ष लगाना चाहते हैं वहाँ पर क्या मान्यता है, वैसी ही मान्यता, वैसे ही लोकाचार के हिसाब से आसपास के माहौल को समझते हुए आप केले का पौधा लगाएं। होता क्या है, हम लोग केले का पौधा लगाते हैं, पहले बात तो कोई पौधा लगाता नहीं है, ठीक है। फिर जो लोग पौधा लगाने के शौकीन होते हैं वो अपना एक अलग वो लेके आते हैं, उनका डोमेन अलग होता है। ऐसे में वो पौधा लगाते हैं और कथा सत्यनारायण भगवान की सबको करानी होती है और केले के पत्ते वहाँ चाहिए होते हैं। अब केले के पत्ते सबको चाहिए, कथा सब कराएंगे और केले का पेड़ कोई लगाएगा नहीं, तो पत्ते कहाँ से आएंगे इतने? जो लोग लगाते हैं, जिनके यहाँ लगा है, उनके यहाँ अनुनय विनय करके पंडित जी या माली वो लेके आएगा, कहीं से व्यवस्था करके आपको देगा, पैसे चार्ज करेगा। और जिसने लगाया है उसको भी कुछ अपनी मनसा है, उसकी कुछ इच्छा है, उसका कुछ अपनापन है, उसने पौधा लगाया है केले का। अब उसमें केला आएगा नहीं आएगा ये दूसरी तीसरी बात हो जाएगी, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम केवल ये चीज़ समझते हैं कि जिसने पौधा लगाया है वो उससे स्नेह रखता है और वो नहीं चाहता कि कोई उसे छुए, नष्ट करे। और लोग अगर मांगने पहुंच जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में लोकाचार को समझते हुए जो परिस्थिति के हिसाब से, आसपास का जो माहौल है उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, उसके हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। और लगाते समय भी ध्यान में रखकर भी हम केले का वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार नियम बदल जाते हैं। तो ये जो शुरू किया था क्रम गुरुजी ने अपनी पुस्तक में, उस क्रम में हम आज अंतिम हेडिंग तक आ गए हैं और इसकी जो मेन हेडिंग थी वो था व्यवस्था ही वास्तु है। तो हम अगर व्यवस्थित तरीके से अपने घर को बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक से हो जाएंगी। अब अगली हेडिंग की तरफ चलेंगे तो वो एक बृहद विषय है और उसको खोलेंगे तो उसके लिए भी हमको कुछ नहीं तो 10 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, तब हम उसको जियोपैथी को समेट पाएंगे। और ऐसे में एक और चीज़ जो आती है उसको भी लिया जाएगा इसी क्रम में, भूमि पूजन। तो भूमि पूजन का भी बड़ा वृत्तांत है, उसको भी हम समझते हैं कि 2 वीडियो उसके लिए भी चाहिए होंगे। तो भूमि पूजन कब करना है, प्लॉट का प्रकार कैसा होना चाहिए, जियोपैथी स्ट्रेस क्या चीज़ है, थोड़ा थोड़ा हमने बताया है। जियोपैथी क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है उसके घूमने में जो घूर्णन होता है, उस घूर्णन में नीचे प्लेट्स होती हैं, वो आपस में टकराती हैं, उनके टकराने से एक ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा आती है पृथ्वी के ऊपर निकलती है। 4 पाए वाले जितने भी पशु होते हैं वो मूलतः उसी स्थान पे जाके बैठते हैं, वो एनर्जी उनको एनर्जी देती है। तो ये जियोपैथी स्ट्रेस होता है और हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पर उससे पहले मुझे लगता है कि हम चूँकि वास्तु कर रहे हैं तो जियोपैथी एक अंग है, पर उससे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हम भूमि में जो प्लॉट के प्रकार हैं उनके बारे में पहले पढ़ें। तो कल जो भी अगला वीडियो रहेगा वो भूमि के प्रकार, पहले प्लॉट के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे डायरेक्शन सही करना है, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है,
जैसे कलर रेमेडी करा देना है, ऐसे ही जियोपैथी स्ट्रेस है, तो वो भी एक क्रिया ही है जिसको हमें रिपेयर कराना है। पर उससे पहले हमें ज़रूरत है कि किस प्रकार के प्लॉट में हमें क्या कराना है। तो पहले जो प्लॉट के प्रकार हैं हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो ये लगभग 35 प्रकार हैं। तो एक में 2-2, 3-3 भी अगर कवर करते हैं तो देखते हैं कितना होता है। ऐसे ही वास्तु की पढ़ाई में आप लोग निरंतर साथ में रहिए। और हम खींचना नहीं चाह रहे हैं, हम चाहें तो बोलना सब फटाफट बोल दें, बहुत सारा आप लोग लिख लें, पर वो अगर ब्रीफिंग के साथ में नहीं होगा ना तो फिर एक साथ लिख लिया, फिर हम ब्रीफिंग कर पाए नहीं कर पाए, अधूरी रह गई चीज़ या छूट गई, फिर पेंडिंग हो गई, आगे का काम करते चले गए, तो वो चीज़ें करना ठीक नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग अपना कमेंट में हमको सजेशन दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था ही वास्तु हम पूरा कर चुके हैं। इससे पहले की जितनी भी चीज़ें थी वो हम पूरी कर चुके हैं। वो हम प्लॉट के प्रकार को समझेंगे, वेद हमने पढ़ लिए हैं, और उसके अब हम आगे की चीज़ों को लेंगे तो उसमें प्लॉट के प्रकार लेंगे। और फिर हम जब प्रैक्टिकल्स पे आएंगे तो जियोपैथी स्ट्रेस, कलर रेमेडी, ट्रीटमेंट, पत्ती डालना, स्ट्रिंग डालना, नट्स स्टड्स डालना, वो सब कुछ सीखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस आपको निरंतर हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप शिष्य ना रहें, गुरु हो जाएं।